दोस्तों, हमसे बेहतर पेडागोजी को हल करने का तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। हम पेडागोजी को हल करने के आपको इतने आसान तरीके बताएंगे कि किसी भी प्रकार का पेडागोजी का प्रश्न हो, किसी भी सब्जेक्ट का, आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, ये सकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। चौथा है, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है, जिस भी ऑप्शन में आपको केवल शब्द दिखाई दे, आप उस ऑप्शन को नकारात्मक मान लीजिए। जिस ऑप्शन में केवल होता है, वो ऑप्शन गलत माना जाता है। अगर पौष्टिक आहार से जन्मजात विकार को सही किया जा सकता था, तो जो बच्चे जन्मजात से ही विकलांग होते हैं, वो अब तक सही हो गए होते। यानी ये दोनों ही ऑप्शन नकारात्मक हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों, इनमें से किसके अलावा निम्नलिखित कारकों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, ये नकारात्मक प्रश्न है। आपको नकारात्मक ऑप्शन ढूंढना है। पहला है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ये सकारात्मक है। दूसरा है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ये भी सकारात्मक है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। दोस्तों, हमें प्राथमिक स्तर पर समय बिताने के लिए, अनुशासन के लिए या मनोरंजन के लिए, इनके लिए किया गया कार्य हमेशा नकारात्मक में आता है। चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ये भी सकारात्मक ऑप्शन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समय बिताने के लिए किया गया कार्य नकारात्मक में आता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पहला ऑप्शन है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा है, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। तीसरा है, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। चौथा है, जीवन सच्चा शिक्षक है। दोस्तों, जो भी ऑप्शन आपको बच्चों की शिक्षा को बाहर की दुनिया से जोड़ते हुए नजर आए, वो ऑप्शन सबसे सकारात्मक माना जाएगा। बाकी और ऑप्शन कितने भी सकारात्मक हो, कितने भी नकारात्मक, सबसे सही जवाब वही ऑप्शन होगा जो स्कूली शिक्षा को बाहर की दुनिया से जोड़ता हुआ नजर आए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। पहला प्रश्न है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। दूसरा है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तीसरा है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। चौथा है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, बच्चों को हम किसी भी आधार पर, किसी भी तरीके से बांटने का काम नहीं करेंगे। यहाँ धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने का मतलब होता है, आप बच्चों में विभाजन कर रहे हैं कि कौन बच्चा अच्छा है और कौन बच्चा खराब है। हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई ऑप्शन बच्चों में विभाजन करता हुआ नजर आए, आप उसे नकारात्मक मान लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। क्योंकि प्रश्न नकारात्मक है, तो जो ऑप्शन नकारात्मक होगा वही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशीलता किसके कारण हो सकती है। ऑप्शन है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के, एक संसाधन समृद्ध वातावरण के, सफल माता पिता के, एक अनुशासित दिनचर्या के।
दोस्तों, एक प्रश्न आपको आनुवंशिकता और वातावरण के बीच दोनों से संबंधित जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हर वर्ष एक प्रश्न ऐसा पूछा गया है जो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से संबंधित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से प्रतिभाशीलता होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये सकारात्मक प्रश्न है। ऑप्शन है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये भी सकारात्मक ऑप्शन है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, ये भी सकारात्मक है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। दोस्तों, यहाँ हतोत्साहित शब्द दिखाई दिया, ये शब्द हमेशा नकारात्मक में आता है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। दोस्तों, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चों को किसी भी आधार पर नहीं बांटना है, यानी ये भी ऑप्शन नकारात्मक हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जो नकारात्मक हो गए। अगर आप इस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं तो आपके प्रश्न के सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चों को महत्व देता हुआ ऑप्शन सबसे सकारात्मक में आता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। यानी ये नकारात्मक प्रश्न है, आपको नकारात्मक ऑप्शन ढूंढना है। पहला है, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। दूसरा है, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। तीसरा है, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश। चौथा है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। दोस्तों, अगर आप ऐसे प्रश्नों को शिक्षक की तरह नहीं बल्कि बच्चों की तरह सोचिए, क्योंकि अगर आपको कोई फटकार लगाता है तो आपको बुरा जरूर लगेगा। यानी जिस चीज़ करने से यानी शिक्षक कोई भी ऐसी चीज़ करे जिससे बच्चे को बुरा लगे, वो प्राथमिक स्तर पर हमेशा नकारात्मक में आएगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। हमें बच्चों को ना कभी डांटना है, ना फटकार लगानी है, ना ही कभी दंड की बात करनी है। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। पहला है, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। दूसरा है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तीसरा है, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। चौथा है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। दोस्तों, बच्चे को किसी ने बताया तो होगा नहीं, बच्चे ने खुद से यह देखा होगा। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। बच्चा जब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए गया होगा, उसी पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये सकारात्मक प्रश्न है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों, सबसे सकारात्मक ऑप्शन चौथा है, क्योंकि यहाँ बच्चों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, अनुशासन के लिए किया गया कोई भी कार्य हमेशा नकारात्मक में आएगा और पाठ्यक्रम को समय से पूरा करना ये भी नकारात्मक में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। पहला ऑप्शन है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके। दूसरा है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। तीसरा है,
अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। पाठ्यक्रम सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। दोस्तों, जो चीज़ बच्चों से दूर होगी वो नकारात्मक में तो अपने आप हो जाएगी। और बच्चों से इस सप्ताह में एक बार क्यों देनी सामग्री, उन्हें रोज़ ये चीज़ें मिलनी चाहिए। और पाठ्य पुस्तक हमने अभी बताया था कि पाठ्य पुस्तकों के लिए ये भी नकारात्मक में आता है। इसका सबसे सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, जहां बच्चे कभी भी कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? यानी सकारात्मक ऑप्शन देखना है। पहला है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दोस्तों, अंक और परीक्षा ये दोनों चीज़ें हमेशा नकारात्मक में आती हैं। दूसरा है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। दोस्तों, व्याख्या और परिभाषा ये दोनों चीज़ें हमेशा नकारात्मक में आएंगी, यानी पहले दोनों ऑप्शन कट गए। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ये सकारात्मक ऑप्शन है। चौथा भी चेक कर लेते हैं, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन चौथा है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दोस्तों, अंक और परीक्षा के लिए किया गया कार्य हमेशा नकारात्मक में आता है। शिक्षक और विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। दोस्तों, व्याख्या और परिभाषा ये दोनों भी हमेशा नकारात्मक में आते हैं। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये सकारात्मक ऑप्शन है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था, जो बच्चों के जीवन के साथ जुड़ता हुआ कोई ऑप्शन नजर आए वो सबसे सकारात्मक होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है, दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो शेयर करनी है तो केवल आप उन्हीं दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना जिनके लिए आप चाहते हैं कि इस दोस्त का मेरा सीटेट इस बार पास होना चाहिए। बाकी किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने सच्चे दोस्तों को ही ये वीडियो शेयर करना। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला ऑप्शन है, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ये पॉजिटिव ऑप्शन है। दूसरा है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामांकित करें। दोस्तों, अंकों के लिए किया गया कार्य यानी अंक की बात करना नकारात्मक हो गया। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये भी सबसे पॉजिटिव वर्ड है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें, कठोर नियम लागू करना ये भी नकारात्मक हो गया। इसका सबसे सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, बच्चों के दृष्टिकोण को महत्व देना, ये सबसे सकारात्मक में आएगा। अगला प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। दोस्तों, भय और तनाव ये दोनों ही शब्द नकारात्मक में आते हैं। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, ये सकारात्मक ऑप्शन है। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, केवल शब्द नकारात्मक में आता है। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। दोस्तों, यहाँ विद्यार्थियों में तुलना करने की बात कर रहा है, ये भी नकारात्मक में आ गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो सकारात्मक है और प्रश्न भी सकारात्मक है। इसका अगला प्रश्न होगा, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। पहला है,
पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों, जो चीज़ कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगी तो उसका करने का कोई उद्देश्य नहीं है, और जो संबंधित नहीं होती वो भी बेकार है। और एकमात्र और केवल ये दोनों शब्द नकारात्मक होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सकारात्मक है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। पहला ऑप्शन है एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये भी नकारात्मक है। जिसमें अक्षमता ना हो उस बच्चों के लिए हानिकारक है, हानिकारक शब्द भी नकारात्मक होता है। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। दोस्तों, इसमें सबसे सकारात्मक ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ये कथन कैसा है? ऑप्शन है गलत है, क्योंकि यह बच्चों की दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये ऑप्शन सही है। दूसरा कथन है सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। चौथा है गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। दोस्तों, इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन बी। ये कथन पूरी तरह सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षाओं में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। पहला है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। दोस्तों, पुरस्कार देना नकारात्मक में आता है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा ये सकारात्मक है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, ये भी सकारात्मक है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जीवन के साथ जो भी ऑप्शन जुड़ता हुआ नजर आए वो सबसे सकारात्मक में आता है। बाकी ऑप्शन कितने सकारात्मक हैं आप सबको भूल जाइए। केवल वही ऑप्शन सही होगा जो बच्चों के जीवन के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है, दोस्तों, इस तरह के प्रश्न इस बार के एग्जाम में बहुत ही अधिक पूछे जाएंगे। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। दोस्तों, बच्चों के लिए कभी भी निष्क्रिय शब्द का प्रयोग नहीं करना है, यानी पहला ही कथन गलत है। जिस भी ऑप्शन में नंबर 1 है आप उस ऑप्शन को काट दीजिए, यानी इसका सही जवाब आपको एक ही कथन से मिल गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चे समस्या समाधान करता है, ये भी सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पहला है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। दूसरा है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। दोस्तों, याद करना शब्द नकारात्मक हो गया। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछनीय संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। दोस्तों, दंड का उपयोग करना भी नकारात्मक में आता है। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचे और प्रोत्साहित करना यह सबसे सकारात्मक चीज़ मानी जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। दोस्तों, आप इस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे तो आपके 90 से 99% नंबर आपके आसानी से सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। पहला है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों, जब भी शिक्षक एकाधिकारवादी यानी हिटलर बन जाता है
तो वो ऑप्शन गलत हो गया। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। चौथा है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। दोस्तों, निष्क्रिय शब्द भी नकारात्मक में आता है। अगर आप इस तरह से ऑप्शनों को हटाते चलेंगे तो आपको प्रश्न के सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। जहाँ बच्चों के अनुभवों को महत्वपूर्ण समझा जाता है, वो ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? पहला है, उनमें चिंता और डर पैदा करके, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी नहीं। दोस्तों, इनाम देना ये भी नकारात्मक हो गया। डर और चिंता ये नकारात्मक हैं। दोस्तों, बच्चों की मदद करना ये सबसे सकारात्मक में आता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। पहला है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। दूसरा है, रटकर याद करने के लिए। दोस्तों, याद करना हमेशा नकारात्मक में आता है। तीसरा है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग। दोस्तों, दंड देना भी नकारात्मक हो गया, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक। दोस्तों, अंकों के लिए किया गया कार्य भी नकारात्मक में आता है। अब आपने खुद देखा, इस ट्रिक से 3 ऑप्शन तो आसानी से कट ही गए। इसका सही जवाब हमें कितनी आसानी से मिल गया। अगर हम इस प्रश्न को याद करने जाते या पढ़ने जाते तो हम सिर्फ इसी प्रश्न को याद करते। बाकी हमने देखा कि कुछ शब्दों को हमने ध्यान दिया तो ऑप्शन अपने आप कट जाते हैं। इसी तरह से आप अगर पेडागोजी को हल करते हैं तो आपके 90 से 95% सवाल ऐसे ही सही हो जाएंगे पेडागोजी के। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हमने आपसे पहले भी कहा था, केवल उसी दोस्त को ये वीडियो शेयर करना जिसे आप चाहते हैं कि केवल मेरे इस दोस्त का सीटेट इस बार ज़रूर पास होना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।